हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 को लेकर। और यूनिट 5 के अंतर्गत हम पहले टॉपिक पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके क्लासेज जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यूनिट 5 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है मुख्यतः वह है विद्यालय प्रशासन, उसकी संरचना और उसकी विशेष उत्तराखंड सहित योजनाएं जो हैं विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत 43/128 स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल और शिक्षक की भूमिका और निर्णय लेने की क्षमता, योजना बनाना, नियंत्रण करना और आयोजन करना, अनुशासन, पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधाएं और उनके संभावित समाधान, और शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन। तो ये टॉपिक्स हैं दोस्तों यूनिट 5 के अंतर्गत। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटी, भारतीय पुनर्विकास परिषद, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के कार्य और प्रशिक्षण जैसे एनसीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा मुद्दे और शैक्षिक स्वायत्तता, जवाबदेही और शिक्षक अनुपस्थिति। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और साथ ही जो है संशोधित एनईपी जो 1992 रही है, इससे पहले 1958 और 1986, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, 2023 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। साथ ही साथ दोस्तों 2009 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा है, शिक्षा का अधिकार है, विकलांगता व्यक्ति अधिनियम है। ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास की जो शुरुआत हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों विद्यालय प्रशासन से। तो सबसे पहले हम टॉपिक चर्चा करेंगे विद्यालय प्रशासन को लेकर। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करें और साथ ही कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें। बहुत विशेष तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके प्रिपरेशन को मजबूती दी जाएगी। तो लगातार बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और लेते हैं आज का टॉपिक विद्यालय प्रशासन। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। अगर विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, भवन, कक्षा और संसाधन सभी मौजूद हों, लेकिन इनके बीच उचित समन्वय ना हो, तो क्या विद्यालय अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा? तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अगर विद्यालय में प्रधानाध्यापक ना हो, प्रधानाचार्य ना हो, शिक्षक, विद्यार्थी विद्यालय में प्रधानाचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, भवन है, एक अच्छी बिल्डिंग है विद्यालय के अंतर्गत, कक्षा है और उसके संसाधन हैं, सभी कुछ मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच एक उचित समन्वय, अगर इनके बीच एक अच्छा तालमेल ना हो, तो क्या विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? वो होगा नहीं। क्योंकि अगर विद्यालय में प्रधानाचार्य भी है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, सब सुविधाएं हैं, सभी कुछ है, अच्छा भवन है, कक्षा है, संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अगर इन सब के बीच एक आपसी समन्वय ना हो, एक अच्छे तालमेल ना हो, तो विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक ही विद्यालय प्रशासन पर आधारित हो रहा है। तो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत इतने सब चीज़ों का होना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ इन सभी के बीच उचित समन्वय होना भी ज़रूरी है, अगर विद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अब बात करते हैं विद्यालय प्रशासन की। तो दोस्तों, विद्यालय प्रशासन क्या है दोस्तों? विद्यालय प्रशासन केवल एक भवन नहीं है, बल्कि विद्यालय प्रशासन क्या होता है? यह
व्यक्तियों, संसाधनों, योजनाओं और गतिविधियों का संगठित रूप होता है। ठीक है? तो विद्यालय प्रशासन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक भवन को अगर हम देख लें और ये कह दें कि ये विद्यालय है और विद्यालय प्रशासन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यालय प्रशासन का मतलब है कि विद्यालय के अंतर्गत जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक और या प्रधानाचार्य और अन्य सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी, इन सभी की योजनाओं, इनके संसाधन हैं उनका सदुपयोग और साथ ही उनके बीच गतिविधियों का संगठित स्वरूप ही विद्यालय प्रशासन कहलाता है। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा विद्यालय एवं शिक्षा की अवधारणा, यानी कि विद्यालय में शिक्षा की क्या अवधारणा है। तो सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध व प्रगतिशील केंद्र ही विद्यालय है। अगर हम बात करें कि सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्थान क्या है, तो अगर किसी बच्चे को ज्ञान अर्जन करना है तो उसको सीखने के लिए क्या करना है, ज्ञान का क्रमबद्ध और प्रगतिशील केंद्र जो है कहाँ देखने को मिलेगा उसको, वो मिलेगा विद्यालय में ही। तो कोई भी कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो विद्यालय को छोड़ के चले जाते हैं तो उसके बाद उनको विद्यालय की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि सीखने के लिए अगर ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना है और प्रगतिशील केंद्र के माध्यम से शिक्षा में उचित उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो वहाँ पे क्या चाहिए? वहाँ पर क्रमबद्ध और प्रगतिशील शिक्षा के लिए विद्यालय ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषाएं, तो विद्यालय के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रॉस का, क्योंकि इन्होंने विद्यालय प्रशासन के बारे में जो अपनी परिभाषा दी है वो काफ़ी सटीक होती है एक विद्यालय प्रशासन को चलाने के लिए। तो रॉस के अनुसार क्या है कि विद्यालय वे संस्थान हैं जिसमें जिन्हें सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बच्चों की तैयारी हो सके। तो रॉस ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है कि विद्यालय कोई भी विद्यालय कोई भी जो एकोमोडेशन है, तो वो जो है वो एक ऐसे संस्थान हैं जिन्हें सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में उनके सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बच्चों की तैयारी हो सके। तो ये रॉस के अनुसार है, बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन्स हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो रॉस के अनुसार क्या है दोस्तों, विद्यालय वे संस्थान हैं जिन्हें सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बच्चों की तैयारी हो सके। तो ये रॉस का कथन है, इसको आप देख सकते हैं। ये कहा है रॉस ने, और रॉस मानते हैं कि स्कूल एक इंस्टीट्यूशन, वे इंस्टीट्यूशन कोई भी हों जिन्हें सभ्य मनुष्यों द्वारा किसी एक टारगेट के साथ स्थापित किया जाता है और समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बच्चों की तैयारी किया जा सके। तो ये रॉस का मानना है। अब बात करते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कि बच्चे जो है योग्य बने और साथ ही साथ सुव्यवस्थित समाज के संदर्भ में अपना योगदान करें। ठीक है? तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों कि शिक्षा का जो मेन है, विद्यालय प्रशासन की तौर पर अगर देखें कि बच्चे एक सुव्यवस्थित समाज के सदस्य बने और योग्य बने, तो इसके लिए जो है समाज के सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य के लिए बच्चे को तैयारी करना, ये रॉस की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो विद्यालय प्रशासन को भी एक सुव्यवस्थित और सभ्य समाज का एक मार्गदर्शक स्तंभ के तौर पे रॉस ने यहाँ पे माना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम जॉन डीवी के अनुसार। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए? तो जॉन डीवी के अनुसार क्या है दोस्तों, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चों का विकास वांछित दिशा में हो। तो ये जॉन डीवी का मानना है, उनका उनका जो कथन है इसे विद्यालय प्रशासन को लेकर।
तो उनका यही मानना है दोस्तों कि एक विशिष्ट वातावरण होना ज़रूरी है विद्यालय के अंतर्गत, और जहाँ जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं और उनके वो व्यवसायों की शिक्षा दी जा सके, ताकि बच्चों का विकास वांछित दिशा में सही डायरेक्शन में हो सके। ठीक है, तो जॉन डीवी विद्यालय को कोई केवल एक भवन नहीं मानते, बल्कि उनके अनुसार क्या है, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का माध्यम है। ठीक है, जहाँ बच्चे विभिन्न अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, और उनको वहाँ पर व्यावसायिक क्रियाओं और शिक्षा, जो व्यवसायिक कार्य हैं उनकी शिक्षा दी जा सके, और जिससे बच्चों का अधिक विकास वांछित दिशा में यानी कि सही दिशा में हो सके। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो रॉस के अनुसार समाज के लिए जो है विद्यालय के द्वारा एक समाज के लिए एक अच्छे सदस्य को तैयार करना, और साथ ही विद्यालय प्रशासन का कार्य है विशिष्ट वातावरण को तैयार करना और वांछित दिशा में विकास करना। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रॉस के अनुसार रखा गया है। और विद्यालय प्रशासन की के वातावरण को लेकर रॉस ने अपने कथन में इस तरीके से विद्यालय प्रशासन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही जो है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्लास आपको रेगुलर देखने को मिलेगी यूनिट 5 की। अब हम बात करेंगे दोस्तों, विद्यालय प्रशासन होता क्या है आखिर। यानी कि एक विद्यालय प्रशासन है जिसको ये माना जाता है कि अ, उसका कार्य क्या है और विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, इनको लेकर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यालय प्रशासन में मुख्य रूप से 3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात है दोस्तों, योजना बनाना। विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहला कार्य जो होता है वो योजना बनाना है। विद्यालय के विकास एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना विद्यालय प्रशासन का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विद्यालय प्रशासन का जो कार्य है वो उसका क्रियान्वयन करना है। जो बनाई गई योजना है उस योजना को सही दिशा में और सही ढंग से लागू करना ये विद्यालय प्रशासन का कार्य है। और साथ ही सामूहिक निरंतर प्रयास करना इसके उद्धार के लिए, यानी कि विद्यालय में जो प्रशासन के अंतर्गत स्कूल के अंतर्गत जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसमें सामूहिक रूप से निरंतर प्रयास करना, ये विद्यालय प्रशासन का प्रमुख कार्य है। तो आपने इसमें देखा दोस्तों कि विद्यालय प्रशासन क्या है। तो विद्यालय प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक तो योजना बनाना और उस योजना को क्रियान्वयन करना और सामूहिक तौर पर निरंतर प्रयास करना, ये विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य होना चाहिए। अब अगर बात करें विद्यालय प्रशासन की, तो विद्यालय प्रशासन का कार्य क्या है? एक तो योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और सामूहिक प्रयास करना, ये मेन इसका उद्देश्य है। और उसको योजना को बनाकर सही ढंग से लागू करो और साथ ही उसके प्रति सामूहिक प्रयास करना, ये विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, विद्यालय शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई क्या है? तो विद्यालय शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई जो होती है वही विद्यालय है। और विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई कक्षा होती है। अगर हम शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई की बात करें तो विद्यालय में शिक्षा प्रणाली जो है मजबूती से प्रस्तुत की जाती है, और बच्चा वहीं से सब कुछ सीखता है, एक समाज का नागरिक बनना और लोकतांत्रिक जीवन को जीना और विभिन्न प्रकार के स्थितियों में जीने की उसकी कला उसके अंतर्गत यहीं से आती है। लेकिन विद्यालय जो है शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई होती है, जबकि विद्यालय प्रबंधन की जो मूल इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? कक्षा होती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई क्या होती है? तो विद्यालय प्रबंधन की जो मूल इकाई है दोस्तों वो है कक्षा।
अब हम टॉपिक में आगे बात करेंगे दोस्तों, विद्यालय प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर हम बात करें विद्यालय प्रशासन की, तो इसके 8 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो एक एक करके इसको चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि विद्यालय प्रशासन एक लोक समूह होता है। तो विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, वो एक लोक समूह के अंतर्गत आती हैं। विद्यालय में अनेक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। वहाँ पर एक सिंगुलर पर्सन के द्वारा विद्यालय प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता। जैसे खाली प्रबंधक के तल पर भी नहीं चल सकता। विद्यालय प्रशासन के तहत केवल प्रधानाचार्य ही पूरे विद्यालय को व्यवस्थित करे, ऐसा जरूरी नहीं। और साथ ही शिक्षक होते ही हैं, और साथ ही छात्र हैं, अन्य कर्मचारी हैं। तो विद्यालय प्रशासन को चलाने के लिए एक लोक समूह के तौर पर कार्य करना पड़ता है, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारी विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सहभागिता निभाते हैं, और जिसके आधार पर विद्यालय व्यवस्थित रूप से आगे चलता है। एक बार और देखते हैं विद्यालय में जो अनेक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। प्रथम है विद्यालय प्रबंधक, इसके अलावा प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं और अन्य कर्मचारी। अर्थात विद्यालय प्रशासन किसी एक व्यक्ति की गतिविधि का नहीं होता। स्कूल एकोमोडेशन जो है दोस्तों, ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति इसके जो है खुद का नहीं होता, बल्कि विद्यालय प्रशासन किसी व्यक्ति का ना होकर प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और अन्य सभी कर्मचारियों का एक संयुक्त व्यक्तित्व को मिलकर कार्य करके जो है विद्यालय प्रशासन सही तौर पर चलाया जा सकता है। आगे हम अगर बात करें तो विद्यालय प्रशासन एक समन्वयकारी संसाधन है, और ये जो संसाधन है समन्वयकारी विद्यालय प्रशासन, तो इससे जो मेनली इसके अंतर्गत आते हैं समन्वय और एकीकरण। ठीक है, समन्वय एवं एकीकरण करना विद्यालय प्रशासन का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि विभिन्न साधनों के बीच में अगर एक अच्छा समन्वय नहीं होगा और एकीकरण नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों विद्यालय प्रशासन जो है व्यवस्थित नहीं कहलाएगा, और ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रशासन अव्यवस्थित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि शिक्षक विद्यालय के अंदर जो शिक्षक हैं वो अपना अलग ही कार्य में लगे रहें, अलग ही ढर्रे में लगें, और प्रधानाचार्य जो है अलग दिशा में कार्य करें और कर्मचारी अलग दिशा में कार्य करें, तो व्यवस्था क्या होगी, प्रभावित यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए सभी के कार्यों में समन्वय आवश्यक है, यानी सभी की ओर से अपने ओर से सहयोग देना जरूरी है। तभी जो है विद्यालय के अंतर्गत व्यवस्थाएं जो हैं एक व्यवस्थित रूप में कंटिन्यू चलती रहती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें दोस्तों, विद्यालय प्रशासन एक समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि विद्यालय प्रशासन में कोई एक व्यक्ति निहित नहीं होता। यह इसमें क्या होता है, विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दायित्व और भूमिकाओं का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा के तौर पर हम देख सकते हैं। तो विद्यालय प्रशासन किस प्रकार का होता है, विद्यालय प्रशासन एक समूहवाचक संज्ञा के तौर पर यहाँ पर देखा जाना चाहिए। क्योंकि विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत शिक्षक हो गए, सभी कर्मचारी हो गए, बच्चे हो गए, तो और प्रबंधक हो गए, एक संयुक्त रूप में कार्य को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और तब जाके विद्यालय प्रशासन बनता है। और ऐसी स्थिति में इसको समूहवाचक संज्ञा कहने में कोई यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए विद्यालय प्रशासन क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा के तौर पर भी जाना जाता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। यहाँ से एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर रखें। अगला टॉपिक हमारा आता है विद्यालय प्रशासन मूल रूप से एक क्रिया है। यानी कि अगर हम विद्यालय प्रशासन की बात करें, तो विद्यालय प्रशासन में कोई पद या व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, विद्यालय प्रशासन क्या है, क्रिया है। यानी कि अगर विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और छात्र छात्राएं हैं,
अगर वो विद्यालय के अंतर्गत सही तरीके से सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और सब अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को एक साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो विद्यालय प्रशासन बन जाता है। और ये जो है मूल रूप से एक क्रिया होती है। और इसमें क्या-क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये कोई एक पद नहीं है, कोई एक पद और एक व्यक्ति नहीं है इसके अंतर्गत होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, कार्य का संपादन किया जाता है। साथ में मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, भौतिक संसाधन जो हैं इनका उपयोग किया जाता है और साथ ही तब जाके पूरी तरीके से इसके परिणाम तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो एक विद्यालय प्रशासन क्या है, केवल पद और व्यक्ति नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर पद और व्यक्ति का महत्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर है व्यक्ति और व्यक्तित्व का महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्य का संपादन करना, ठीक है, और उसके अलावा मानवीय संसाधन का उपयोग करना, भौतिक संसाधन जो देख होते हैं उनका उपयोग करना, तो ये विद्यालय प्रशासन का कार्य होता है। जैसे अगर हम इसको ट्री के तौर पर समझें, तो इसका जो प्रशासन है विद्यालय का, वो कार्य करवाना है, संसाधनों का उपयोग करना है और साथ ही परिणाम तक पहुंचना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, कि पांचवा पॉइंट है विद्यालय प्रशासन एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि विद्यालय प्रशासन बिना उद्देश्य के नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विद्यालय के अंतर्गत सामान की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल लैब्स होने ही चाहिए, इसके अलावा लाइब्रेरी होनी चाहिए और अन्य प्रेयर का फिक्स एक प्लेस होना चाहिए, मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। तो ये एक विद्यालय प्रशासन के महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है विद्यालय प्रशासन जो बिना उद्देश्य के नहीं चलता है, बल्कि इसमें क्या-क्या चाहिए, एक स्थान निर्धारित होनी चाहिए, सामान पूरा होना चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए और साथ-साथ विद्यालय के पास अपने उपकरण होने आवश्यक होते हैं। तो फाइनली इन सभी चीज़ों का जो विद्यालय के अंतर्गत स्थान है, सामान है, कर्मचारी है, उपकरण है, इन सभी का जो अंतिम उद्देश्य होता है दोस्तों, क्या होता है, जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। ठीक है, तो विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसके लिए विद्यालय के अंतर्गत कर्मचारियों, शिक्षक और कर्मचारी जो अन्य हैं, प्रधानाचार्य हैं और साथ ही बच्चों, उनके बीच एक निर्धारित एक समन्वय होना ज़रूरी है और इन्हीं समन्वय के आधार पर अगर कार्य होता है, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं विद्यालय प्रशासन का दायित्व क्या है। तो विद्यालय प्रशासन का जो दायित्व है दोस्तों, वह है काम कराना। यानी कि प्रशासन में प्रधानाचार्य का कार्य केवल स्वयं काम करना नहीं है, बल्कि विद्यालय के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित रूप से करवाना भी इसका प्रधानाचार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उसके लिए प्रधानाचार्य को खुद स्वयं पहले व्यवस्थित रहना पड़ेगा और साथ ही प्रधानाचार्य के द्वारा ही विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करवाने का लक्ष्य यहाँ पर रखना होगा। अगर हम अंततः देखें तो विद्यालय प्रशासन का जो दायित्व है दोस्तों, क्या है, वो काम कराना होता है। यानी कि विद्यालय के अंतर्गत काम कराना, ये विद्यालय प्रशासन का दायित्व होता है। विद्यालय प्रशासन का कार्य दूसरा ये भी है कि विद्यालय में उचित व्यवस्थाएं कराना और सामान उपलब्ध कराना, और इन चीज़ों के साथ साथ जो जन बल विद्यालय के अंतर्गत है, जैसे शिक्षक है, कर्मचारी हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके उस प्रशासनिक दायित्व को का निर्वहन करना। तो प्रशासन में प्रधानाचार्य का केवल स्वयं के काम करना नहीं है, बल्कि विद्यालय के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित रूप से करवाना भी विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा शिक्षकों से शैक्षिक कार्य लिए जाते हैं
और गैर शैक्षणिक कर्मचारी द्वारा विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग लिया जाता है। ठीक है, तो विद्यालय प्रशासन का दायित्व इस प्रकार से है दोस्तों कि उसमें जो है खुद कार्य भी किए जाते हैं, और अगर कोई कार्य में कोई दिक्कत है तो उसमें गैर शैक्षिक कर्मचारियों के द्वारा विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी विद्यालय के अंतर्गत एक तो व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा कार्य अगर सुचारू रूप से चल रहा हो तो कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए, और वातावरण अच्छा होना ज़रूरी है। तो किसी विद्यालय के अंतर्गत तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और कार्य सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए और जिससे लक्ष्य प्राप्त हो रहे हों। ठीक है, तो इस तरीके से एक अदृश्य कौशल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की, विद्यालय प्रशासन एक सार्वभौमिक क्रिया है। अगर हम बात करें विद्यालय प्रशासन की, तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो इसको यूनिवर्सल बताया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, सार्वभौमिकता के आधार पर इसमें जो विद्यालय प्रशासन ये सार्वभौमिक क्रिया है, तो इसके लिए क्या सबसे पहले इस क्रिया का नियोजन करना, उसको संगठन करना, नियंत्रण करना और फिर निर्देशन करना, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। नियोजन करना विद्यालय प्रशासन का सार्वभौमिक क्रिया है। इसके अलावा संगठन करना, इसके अलावा नियंत्रण करना दोस्तों, और उसके बाद अंतिम है उसका निर्देशन तैयार करना। तो ये जो है विद्यालय प्रशासन की एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसलिए विद्यालय प्रशासन केवल एक व्यक्ति या एक विद्यालय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे समाज और साथ ही विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और कर्मचारियों का एक समन्वित रूप के तौर पे देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई क्या है? तो शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है कक्षा, विद्यालय, जिला या राज्य। तो अगर हम बात करें शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई के तौर पे, वह है दोस्तों विद्यालय। विद्यालय जो है शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई है, और विद्यालय प्रशासन की मूल इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो कक्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई क्या है? ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आप एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोटिस कर लीजिएगा। विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई क्या है? तो विद्यालय प्रबंधन की अगर मूल इकाई की बात करें तो दोस्तों वह है आपका कक्षा। कक्षा जो है विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार विद्यालय का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एक विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य रॉस के अनुसार क्या है? तो रॉस के अनुसार विद्यालय क्या होता है दोस्तों, वो होता है बच्चों को समाज की सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य बनने के लिए तैयार करना। विद्यालय के अंतर्गत ये सबको सीखने को मिलता है, और इससे बच्चा क्या होता है, एक समाज का सुव्यवस्थित सदस्य के तौर पर बनता है। यानी कि समाज में किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से रहना है और किस तरीके से समाज को देखना है, उसके दृष्टिकोण को डेवलप करने का काम विद्यालय का होता है, और साथ ही एक योग्य सदस्य बनने की तैयारी करना, ये रॉस के अनुसार विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? जैसे प्रशासनिक संस्था, विशिष्ट वातावरण, केवल परीक्षा केंद्र या केवल भवन। तो जॉन डीवी क्या मानते हैं कि विद्यालय जो है एक प्रकार का विशिष्ट वातावरण होता है बच्चों के लिए, और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय प्रशासन मूल रूप से क्या है? तो विद्यालय प्रशासन क्या है? एक ना तो एक पद होता है और ना ही एक भवन है, और कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं है विद्यालय प्रशासन, बल्कि विद्यालय प्रशासन क्या है, मूल रूप से एक क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। यानी कि जहाँ पर सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
और क्रिया द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं। ये विद्यालय प्रशासन का मूल रूप के तौर पे माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन को समूहवाचक संज्ञा कहने का कारण क्या है? तो जो विद्यालय प्रशासन है उसको समूहवाचक संज्ञा कहने का कारण क्या है कि इसमें केवल शिक्षक होते हैं, या इसमें एक व्यक्ति होता है, या इसमें अनेक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, या इसमें केवल विद्यार्थी होते हैं। तो दोस्तों, जैसा अभी अभी हमने चर्चा की थी कि विद्यालय प्रशासनिक समूहवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति, जैसे प्रधानाचार्य है, प्रबंधक है, प्रधानाचार्य है, साथ ही शिक्षक है, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, इसके अलावा छात्र और छात्राएं हैं। तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। यदि कोई भी अपनी भूमिका निर्वहन ना करे तो विद्यालय जो प्रशासन है उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय प्रशासन की प्रकृति कैसी है? तो एक स्कूल प्रशासन जो है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत, उद्देश्यपूर्ण, अनिश्चित और निष्क्रिय। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विद्यालय प्रशासन की, तो विद्यालय प्रशासन का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों उद्देश्यपूर्ण। अगर एमलेस अगर विद्यालय प्रशासन होगा तो कहीं न कहीं उसकी व्यवस्थाओं में कमियाँ आएँगी और विद्यालय प्रशासन जो है सही तरीके से नहीं चल पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्लास आपको बेहतरीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करा रहे हैं और आप यूनिट 5 के नोट्स यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज विद्यालय प्रशासन का रहा है, तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की हैं। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और साथ ही इस पर एक बेहतरीन नोट्स तैयार करिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय प्रशासन के अदृश्य कौशल का पता चलता है किससे? तो विद्यालय प्रशासन का जो अदृश्य कौशल है वो कैसे पता चलता है? भवन से, वेशभूषा से, परिणाम से या नामांकन से? तो एक विद्यालय किस प्रकार का विद्यालय रहा होगा, तो इसका जो पता चलता है एक अदृश्य कौशल के तौर पे वो है इसके परिणाम से। ठीक है, तो विद्यालय प्रशासन के अदृश्य कौशल का पता उसके परिणाम से पता चलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रशासन को सार्वभौमिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शामिल हैं। तो क्या शामिल हैं जिसके कारण इसको एक सार्वभौमिक क्रिया कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसमें एक नियोजन होता है, एक संगठन होता है, नियंत्रण और निर्देशन होता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए विद्यालय प्रशासन को एक सार्वभौमिक क्रिया के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत एक तो विद्यालय का नियोजन होता है, साथ में एक संगठित तरीके से वर्क होता है, नियंत्रित होता है और निर्देशन में इसमें कार्य होते हैं। तो इसलिए ये एक सार्वभौमिक क्रिया के तौर पे जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय प्रशासन में समन्वय का मुख्य अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो समन्वय है, समन्वय का मुख्य अर्थ क्या है? वह है विभिन्न संसाधनों या विभिन्न साधनों में समन्वय एवं एकीकरण करना। यानी कि विद्यालय प्रशासन के अंदर जो विभिन्न साधन हैं, जैसे विद्यालय का प्रधानाचार्य हैं और साथ ही अन्य जैसे शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, शिक्षक छात्र का तालमेल होना ज़रूरी है और छात्रों का शिक्षकों के प्रति तालमेल होना ज़रूरी है। तो विभिन्न साधन जो है शिक्षा से संबंधित उनके बीच एक समन्वय और एकीकरण करना ज़रूरी है। तो विद्यालय प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है दोस्तों। तो फाइनली अगर हम बात करें दोस्तों, विद्यालय केवल चार दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक संगठित व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति, संसाधन, योजना और क्रिया मिलकर शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो ये हैं दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य। और यहाँ पर बात स्पष्ट की गई है कि जो विद्यालय जो है केवल चार दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, एक संगठित व्यवस्था है
जिसमें पूरी व्यवस्थाओं को एक साथ संयुक्त रूप से देखकर विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने सभी दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।